हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2022 के बारे में। बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती जिसे बीटीएससी के तहत आयोजित किया जा रहा है। बीटीएससी अर्थात बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत यहाँ पे एएनएम पद पर भर्ती की जा रही है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश है, इसके बारे में मैं पूरा विस्तृत बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक गलती भी करेंगे ना तो आप सीधे नौकरी से बाहर हो जाएंगे। और वैसे ये फॉर्म 2015 के बाद यहाँ पे 2022 अर्थात लगभग 7 वर्ष के बाद आ रहा है, और अगली बार कब आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसके पूरे निर्देशों को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने बिहार सरकार के बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग का मतलब हो गया बीटीएससी, अर्थात यहाँ पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। इसका विज्ञापन संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 7/2022 है, और यहाँ पे पद का नाम दिया गया बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात एएनएम के पद पर नियुक्ति होती है। ठीक है, विज्ञापन। अब यहाँ पे दिया गया स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग पटना बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात एएनएम के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्त अर्थात यहाँ पे सरकारी नौकरी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 6332 दिनांक 26/4/2022 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में, अर्थात यहाँ पे देखिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 26 अप्रैल 2022 को यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लेटर प्रेषित किया गया था कि आप इतने पदों पर वैकेंसी की है। कितने पदों पर इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट अर्थात यहाँ पे वेबसाइट 2 दिया गया है www.btsc.bis.nic.in या www.परीक्षा.nic.in पर दिनांक 2 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात यहाँ पे आवेदन मांगा गया है। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त रोस्टर के अनुसार एएनएम के पद हेतु विवरणी वेतनमान या शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप में, अर्थात यहाँ पे डिटेल्स में ध्यान दीजिए। यहाँ पे सब कुछ आप अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नोटिफिकेशन, इसको विस्तार में बताना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट बोलूँगा और सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। और यहाँ पे थोड़ा भी गलती हो करेंगे आप तो वहाँ पे आपका सीधा नौकरी से बाहर हो जाएंगे, इसलिए पूरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेतनमान के बारे में दिया जा रहा है। वेतनमान 5200 से 20,200 के लगभग में है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल भाषा में कहें तो वेतन कितना मिलेगा, तो सही रूप से कहें सब कुछ मिला जुला कर तो यहाँ पे लगभग 30,000, जी हाँ 30,000 के प्लस में ही आप लोग को यहाँ पे वेतन मिलने वाला है। ठीक है, इन 30,000 के लगभग में या 30,000 से थोड़ा सा ऊपर, लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद सीटों की संख्या कुल बात करें तो यहाँ पे 10,709 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दिया गया। अनारक्षित है तो यहाँ पे 3539। इसी तरह यहाँ पे दिव्यांग हेतु 4% आरक्षित है, अर्थात 346 सीट उन लोगों के लिए आरक्षित है। अब यहाँ पे आपका जो कैटेगरी होगा उस कैटेगरी का आप देख लेंगे। अब यहाँ पे दिया जा रहा है एएनएम का पद सिर्फ महिलाओं के लिए कर्णांकित है, इसलिए महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होगा। आप सभी को जानते हैं कि बिहार में किसी भी पद की वैकेंसी के लिए 35% महिलाओं को आरक्षण मिलता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका एक ही रीज़न है कि इसमें जो भी वैकेंसी है अर्थात जो पूरा सीटों की संख्या है ना, ये पूरा का पूरा महिलाओं के लिए, ठीक है, अर्थात नर्सिंग वाला है। तो यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए नहीं, अगर आपके घर में कोई महिला है तो उनके लिए आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे आता है शैक्षणिक योग्यता, अर्थात इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सिलियरी नर्स मिड वाइफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना अनिवार्य होगा। अर्थात यहाँ पे देखिए भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली है ना, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्स मिड लाइफ में। ठीक है, और साथ ही अभ्यर्थियों को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य है, अर्थात आपका यहाँ भी निबंधित होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के आधार पर यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, अर्थात उम्र सीमा में छूट मिलेगा। ठीक है, जैसे अनारक्षित श्रेणी के 40 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित अर्थात ST/ST के लिए यहाँ पे 42 वर्ष है। इसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप निःशक्त है अर्थात विकलांग है, दिव्यांग है तो वहाँ पे 10 वर्ष की छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है वैसे अभ्यर्थी जो 1 अगस्त 2015 में इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता पूरा कर चुके थे और विज्ञापन प्रकाशित नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर सके, उन लोगों के लिए यहाँ पे 6 वर्ष का छूट मिलेगा। लेकिन ये जो भी छूट आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वहाँ पे इसको फिल करना, अर्थात मेंशन करना होगा कि मुझे यहाँ पे छूट चाहिए। ठीक है, तभी जाकर लाभ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं करते हैं तो वहाँ पे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका पूरा डिटेल्स मैं नीचे में बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात इसमें निम्नतम वेतनमान के पद पर जो कार्यरत सेवक है, ठीक है, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, अर्थात न्यूनतम वेतनमान के पद पर जो लोग कार्यरत है उन्हें इस
इसमें भर्ती के लिए 5 वर्षों की छूट मिलेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे कीन अर्थात थर्ड ट्रांसजेंडर है, ठीक है? जिसे हिजड़ा भी कहा जा रहा है यहाँ पे, अर्थात ट्रांसजेंडर श्रेणी के तीसरे लिंग जिसे, तो उन लोगों को भी यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा जो यहाँ पे पत्रांक के अनुसार है, ठीक है? अब यहाँ पे चयन की प्रक्रिया अर्थात एएनएम के पदों पर नियुक्ति होते मेधा सूची निम्नलिखित रूप में तैयार की जाए, अर्थात कैसे तैयार की जाएगी इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले आपका एएनएम कोर्स में परीक्षा में जो प्राप्तांक होगा उसके आधार पर मिलेगा, अर्थात यहाँ पे 60 अंक मिलेगा, अर्थात 100% है तो वहाँ पे 60 अंक, 75% है तो वहाँ पे 45 अंक। कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए उच्चतर कोर्स के लिए यदि जीएनएम अर्थात यहाँ पे उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे जीएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग का यहाँ पे सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे आपको 15 अंक मिलेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे 15 अंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दिया जा रहा है बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में संविदा के आधार पर कार्यानुभव के लिए, अर्थात पहले से कहीं संविदा पर कर रहे हैं, ठीक है, एएनएम के पद पर ही कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे देखिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक। मान लीजिए कोई 5 वर्ष से काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे 25 अंक का लाभ मिलेगा। जैसे 5 गुना प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक है ना, तो 5 वर्ष के लिए यहाँ पे 25 अंक। लेकिन मान लीजिए कोई 10 वर्ष है तो क्या उन्हें 50 अंक मिलेगा? जी नहीं। अगर 10 गुना 5 हो रहा है तो यहाँ पे 50 आता है, तो उन्हें तो कितना मिलेगा? 25 अंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम 25 अंक ही दिया जा सकता है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए डिटेल्स में स्पष्टीकरण में बता, अर्थात एएनएम कोर्स में जो 60 अंक मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे 0.6 से गुना किया जाएगा, अर्थात आपका जो एएनएम कोर्स में जितना भी मार्क्स हो ना उसको 0.6 से गुना किया जाएगा। अगर मान लीजिए 50% है तो 0.6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 30 अंक आएगा, अर्थात आपको 30 अंक मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे जितना आपका मार्क्स होगा। अगर यहाँ पे 75% है तो 0.6 से गुना करेंगे, अर्थात यहाँ पे 45 अंक मिलेगा, ठीक है। अगर 100% है तो 60 अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है एएनएम कोर्स उत्तीर्ण होने के उपरांत उच्चतर शैक्षणिक योग्यता है तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग मान्य होगा, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है विज्ञापन प्रकाशित की तिथि से, अर्थात बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में अगर आप काम किए हैं उससे संबंधित जो अनुभव है तो उसके लिए सर्टिफिकेट संबंधित अस्पताल के अधीक्षक उपाधीक्षक निर्देशक या संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत होगा तभी जाकर मान्य होगा, ठीक। उसके साथ ही यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो आप यहाँ पे आवेदन भरेंगे, ठीक है, उसमें कार्यानुभव अर्थात मुझे अनुभव है से संबंधित जो कॉलम मिलेगा वहाँ पे आपको दावा करना। अगर आप दावा नहीं करते, आपके पास अनुभव है फिर भी यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये कार्यानुभव अवधि की गणना 2 अगस्त 2022 से पूर्व का होना चाहिए, अर्थात 2 अगस्त 2022 से पहले कर रहे होंगे तभी जाकर यहाँ पे लाभ मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप जैसे ही वैकेंसी आ गया कार्य करने लगे तो वैसा लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कार्यानुभव प्रमाण पत्र हेतु परिशिष्ट 1 में प्रारूप संलग्न किया है, अर्थात यहाँ पे एक प्रारूप दिया गया है और इस प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे कोई छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे आरक्षण के बारे में, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की इंगित कलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आरक्षण का लाभ कौन कौन दावा करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए आप एएनएम के पद पर पहले से संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं, या दिव्यांग है, या स्वतंत्र सेनानी के रिश्तेदार जैसे नाता नाती पोता पोती है, तो उस सबके यहाँ पे संलग्न करना है। अगर नहीं करते हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में ही आपको सबमिट करना है, ठीक है, अर्थात वहाँ पे दावा कर देना है। अगर सर्टिफिकेट मांगे तो देना है, नहीं मांगे तो जब आपका काउंसलिंग होगा वहाँ पे ओरिजिनल लेकर जाना होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी, अर्थात अगर आप बिहार के हैं मूल वासी हैं तभी जाके यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार से बाहर कहीं के भी है तो वहाँ पे कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अर्थात यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर शादीशुदा महिला है तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम एवं एड्रेस से होना चाहिए, ठीक है, अर्थात आपके पिता के नाम से, पति के नाम एवं एड्रेस से होगा तो वह मान्य नहीं होगा। इसके बारे में नीचे भी दिया भी गया है। और उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवार है तो आपको वहाँ पे एनसीएल अर्थात नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, साथ ही यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद यहाँ पे आर्थिक रूप से और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो भी महिलाएं शादीशुदा उनके पिता के नाम एवं एड्रेस से ही यहाँ पे एनसीएल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, निवास प्रमाण पत्र उनके पति के नाम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दीजिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र साथ ही अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना है। साथ ही यहाँ पे निर्देश दिया जाए उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अर्थात अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया होगा तभी जाकर मान्य होगा, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला कि महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं एड्रेस से होना चाहिए, पति के नाम एवं एड्रेस से नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह यहाँ पे पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उनको एनसीएल अपने पिता के नाम एवं एड्रेस से होना चाहिए, पति के नाम एवं एड्रेस से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2000 आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अर्थात यहाँ पे जो आरक्षण का दावा करेंगे, ठीक है, जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे संविदा पर आधार पर जो पहले से नियुक्त है या दिव्यांग है या कोई भी है, तो वहाँ पे आपको आवेदन पत्र में भरने के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है।
है? और साथ ही यह भी कहा जा रहा है आवेदन पत्र भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि में सुधार या बदलाव के लिए पंजीकरण के उपरांत दावा नहीं किया जा सकता, अर्थात वहाँ पे जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे कोई सुधार नहीं किया जाएगा। दावा किए गए कोटि से इतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा किसी अन्य प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अर्थात जो आप कैटेगरी से है, उसके अलावा अगर बाद में दूसरा सर्टिफिकेट देते हैं या कोई भी गलती होती है, तो बाद में यहाँ पे आरक्षण से संबंधित कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, सीधा जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा। अब आरक्षण कोटि के कौन से श्रेणी लोग हैं यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है नीचे में दिव्यांगता से संबंधित है, तो उसको क्या करना है, आपको दिव्यांगता से संबंधित 6% संलग्न करना होगा, अर्थात फॉर्म भरते वक्त, अन्यथा दिव्यांगता के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाता नातिनी है, तो वहाँ पे 2% क्षैतिज आरक्षण दे है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात जिला पदाधिकारी द्वारा जो यहाँ पे भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाम से यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापनांक के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच, अर्थात यहाँ पे अब जब भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है, तो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो इसमें आरक्षण में कोई सुधार या बदलाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के लिए अर्थात वहाँ पे इंगित कलम जो होगा ना, उसको टिक करना होगा, जैसे दिव्यांग है या आरक्षित कोटि SC ST कैटेगरी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जैसा कि ऊपर में मैंने बताया, या स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदार या बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में जो ANM के पद पर अर्थात संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित फॉर्म भरते वक्त दावा करना, अर्थात इंगित कलम में टिक करना होगा। अगर आप टिक नहीं करते हैं तो वहाँ पे कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसको कई जगह रिपीट किया गया। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे आवेदन शुल्क के बारे में, अर्थात यहाँ पे फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी कैटेगरी के चाहे जो भी कैटेगरी से, यहाँ पे कुछ बैंक चार्ज लगेगा, ठीक है। ये 200 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 200 दिख रहा है ना, इसमें कुछ बैंक का चार्ज होगा, जिसके बारे में नीचे दिया भी गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग अर्थात जनरल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो वहाँ पे 200 रुपया प्लस बैंक का चार्ज थोड़ा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो 50 रुपया, कुछ यहाँ पे 10-20 रुपया यहाँ पे बैंक एक्स्ट्रा चार्ज काटेगा। इसी तरह यहाँ पे आरक्षित वर्ग की यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपया, और राज्य के बाहर से किसी भी श्रेणी के है, ठीक है, कोई भी वहाँ पे कोई छूट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे उसी के बारे में, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आरक्षण के बारे में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है पेमेंट के बारे में, पेमेंट कैसे करना है, अर्थात यहाँ पे ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, और नहीं तो SBI के किसी भी ब्रांच में जाकर ई चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। एवं जो भी यहाँ पे पेमेंट करेंगे ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसका जो रिसीविंग मिलेगा उसको प्रिंट आउट करके और उसको हार्ड कॉपी रख लेना है, ठीक है, और उसको बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगा। और वहाँ भी जब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ भी आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर चढ़ाना होगा, ठीक है। अगर SBI ई चालान के माध्यम से कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रिसीविंग मिलेगा उसको आपको हमेशा के लिए से मतलब सुरक्षित रखना है, क्योंकि बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ पे फॉर्म जब सबमिट करेंगे वहाँ भी आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है आवेदन भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा, अर्थात यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला है कि चार्ज लगेगा, तो उसी चार्ज के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी आपको रिसीविंग मिलेगा उसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखें। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है वैसे कोटि के अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या निसंगता के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करता है, अर्थात कोई यहाँ पे कह देता है कि हम दिव्य यहाँ पे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, कैटेगरी में, और वहाँ पे क्या होगा कि इनका शुल्क 50 रुपया हो जाएगा। तो ऐसा आवेदन करते हैं और बाद में यहाँ पे प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इनका आवेदन सीधा रद्द हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तो उसके बाद में यहाँ पे नौकरी की कोई संभावना ही नहीं बनती है, और वहाँ पे आप लोगों को बहुत दिक्कत, इसलिए यहाँ पे आप करें आपका जो कैटेगरी है वहीं डालेंगे, लेकिन अगर सही से डालेंगे तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे नीचे में दिया गया है महत्वपूर्ण निर्देश, अर्थात ऑनलाइन फॉर्म भरने में यहाँ पे कहा है ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे, अर्थात वहाँ पे सूचना देंगे, ठीक है। इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अर्थात काउंसलिंग जो होगा ना वहाँ पे आपको सारे जो भी यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे अर्थात सबमिट करेंगे वो सारा का ओरिजिनल आपको दिखाना होगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते होंगे काउंसलिंग किस लिए होता है, तो यहाँ पे जानने काउंसलिंग किस लिए होता है, जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं ना ये सही है या नहीं, अर्थात इसी डॉक्यूमेंट के सत्यापित करने के लिए, अर्थात ओरिजिनल है या डुप्लीकेट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे काउंसलिंग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको कई बार रिपीट कर दिया है, ठीक है, जैसे आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे उससे संबंधित अस्पताल के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो उससे संबंधित अस्पताल के अधीक्षक उपाधीक्षक जैसा कि मैंने बताया या निर्देशक या संबंधित सिविल सेवा के द्वारा सक्षम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है वैसे उम्मीदवार जिनके अंक पत्र में अर्थात जिनके मार्कशीट में अर्थात ANM के जो पद शैक्षणिक योग्यता है अर्थात सर्टिफिकेट है उनके अंक पत्र में यहाँ पे ग्रेड अंकित है, तो वहाँ पे क्या करना है उन्हें बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन परिषद पटना से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फॉर्मूला प्राप्त कर
अपने आवेदन के साथ संलग्न करना है। अर्थात वहाँ पे उससे फ़ॉर्मूला वहाँ पे उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ संलग्न करना है, ठीक है? अगर जिनके ग्रेडिंग है और जिनके मार्क्स है उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कहा जाए विज्ञापन से संबंधित, अर्थात यहाँ पे सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पे जो आप फ़ॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद वहाँ पे अंतिम में जो प्रिंट आउट निकलेगा ना, उसको क्या करना है सुरक्षित, अर्थात वहाँ पे प्रिंट करके हार्ड कॉपी में सुरक्षित रखना है और काउंसलिंग या अदर जब भी माँगा जाएगा जॉइनिंग के समय, वहाँ पे आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है योग्यता संबंधित जो भी आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे आवेदन किया है, अर्थात जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है? जैसे यहाँ पे खास तौर से कौन-सा हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल या कार्यानुभव संबंधित सर्टिफिकेट, यह 1 सितंबर 2022 से पूर्व का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एएनएम वाला है ना, वह 2 अगस्त 2022 से पूर्व का होना चाहिए, ठीक है? अर्थात यहाँ पे सर्टिफिकेट तो 1 सितंबर 2022 से, लेकिन कार्यानुभव आपका 2 अगस्त 2022 से पूर्व का होना चाहिए, ठीक है? अर्थात यहाँ पे खास तौर से यहाँ पे जाति एनसीएल होता है ना, इस सब में ज़्यादा झमेला फँसता है, इसलिए ये सर्टिफिकेट आपको सुरक्षित रखना है, चाहे 2 साल में बहाली हो, 3 साल में हो, जितना दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पे लगेगा इससे पूर्व का है, इसलिए बाद में झमेला में मत फँसिएगा, अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है आवेदन पत्र में जो भी आप सर्टिफिकेट डालेंगे, ठीक है, अर्थात वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, वही सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग में लेकर जाना होगा। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट देंगे तो वह मान्य नहीं होगा। साथ ही आपकी उम्मीदवारी पर, अर्थात ये आपकी नौकरी पर यहाँ पे निर्णय लेने के आयोग स्वतंत्र रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हो, अर्थात आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में ये सब लेकर जाना हो, ठीक है? तभी फॉर्म भरें, नहीं है तो नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कि इस विज्ञापन से संबंधित सारी सूचनाएं जो 2 वेबसाइट दिया जाए इसी पर दिया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें। इसके लिए समाचार पत्रों में या ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित करने की बाध्यता नहीं है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, इसके अलावा किसी भी तरह के ऑफलाइन मोड में या किसी भी तरह के अपूर्ण या अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित या विलंब शुल्क से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपका आवेदन शुल्क भी वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन जो भरेंगे उसकी पूरी सावधानी से भरें, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा भी गलती होता है तो बाद में कोई भी परिवर्तन या सुधार नहीं होगा और इसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर दिया जा रहा है कि आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के, अर्थात जिस दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा उस दिन आपको जाना होगा। अगर आप उस दिन नहीं जानते हैं तो वहाँ पे पुनः काउंसलिंग, अर्थात दोबारा काउंसलिंग के लिए कोई डेट नहीं दिया जाएगा और इस पर अगर आप कोई भी दावा करते हैं तो वह दावा मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश यहाँ पे निम्नलिखित है। सबसे पहले यहाँ पे दिया जा रहा है ऑनलाइन भुगतान करने हेतु अर्थात यहाँ पे जब आप ऑनलाइन भुगतान कराएंगे, अर्थात पेमेंट करेंगे, उसकी चालान की अर्थात प्रिंट आउट जो निकलेगा उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि यहाँ पे आगे भी आपको डालना पड़ेगा और साथ ही भविष्य में भी उसको जरूरत पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सही एवं स्पष्ट शब्दों में भरे, अर्थात यहाँ पे थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी किसी भी प्रकार की गलती होती है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे, आयोग यहाँ पे जिम्मेवार नहीं होगा और इसमें कोई भी त्रुटि मतलब सुधार या परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन अर्थात आवेदन देंगे तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अर्थात यहाँ पे देखिए जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पे क्या होता है कि नंबर डालते वक्त या किसी भी तरह की त्रुटि होती है, गलती होती है, तो उसके लिए उस स्थिति में यहाँ पे त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थित्व अर्थात यहाँ पे आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया जाएगा अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदक शुल्क इत्यादि से संतुष्ट, अर्थात इसके सारे निर्देशों से अगर आप संतुष्ट है तभी फॉर्म को भरे, उसके ऑनलाइन पेमेंट करें। अगर नहीं से संतुष्ट है तो यहाँ पे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही यहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अर्थात यहाँ पे जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देंगे ना, तो ज़रूरत पड़ने पर इसके माध्यम से आप सभी को सूचित भी किया जाएगा। और कई बार ऐसा भी हो गया कि आप लोगों को यहाँ पे आगे का जो भी फॉर्मेट होगा ना डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के माध्यम से ही पे डाउनलोड करने का सुविधा मिलती है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है मात्र रजिस्ट्रेशन करने या ऑनलाइन पेमेंट करने से आपका यहाँ पे फॉर्म फाइनल नहीं होता है। आपको फॉर्म को फाइनल रूप से सबमिट करना होगा, तभी जाकर यहाँ पे आगे आवेदन पर विचार किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे दिया जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग में, यहाँ पे इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं है। अर्थात यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आयोग उत्तरदायी नहीं है। देखिए कई बार होता है कि जब पेमेंट करते हैं तब फेल हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे अंतिम तिथि का आप सुधार हेतु इंतजार नहीं करिए। उसके लिए क्या करना है, आपको एसबीआई के बैंक में चला जाना है, अर्थात एसबीआई के किसी भी बैंक में जाना है और वहाँ पे ई चालान के माध्यम से पेमेंट करें और फिर आगे फॉर्म को सबमिट करें। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो के बारे में कहा जा रहा है, अर्थात फ़ोटो हाँ तुरंत का होना चाहिए, अर्थात 3 माह के अंदर का होना चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कई फॉर्म ऐसा होता है जहाँ पे 8-8 साल तक बहाली चल जाता है, ठीक है। जैसे बीएसएससी का इंटर स्तरीय देखिए, वहाँ पे 8 साल से अभी बहाली प्रोसेस चल रहा है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पुराना फ़ोटो होगा तो फिर यहाँ 8 साल या उससे अधिक या कम ही लगे ना, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ़ोटो ज़्यादा चेंजिंग हो जाएगा, तो वहाँ पे मिलान करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए तत्काल का रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है अभ्यर्थी का चेहरा अर्थात फ़ोटो पूरा स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, चेहरे के सामने बाल नहीं आना चाहिए, ठीक है, अर्थात पूरा आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैकग्राउंड में आपका सफ़ेद होना चाहिए, अर्थात पीछे का जो आपका बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद होना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा कि फ़ोटो कैसे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि जो आप फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे फॉर्म भरते समय, उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियाँ यहाँ पे सुरक्षित रखें, अर्थात सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे सबमिट किया जा सके। यहाँ पे देखिए 5 से अधिक रखेंगे ताकि कहीं भी माँगा जाए ना, वहाँ पे आप लोग इसे दे सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में किसी भी तरह की व्यवधान रहता है तो इसके लिए यहाँ पे आयोग जिम्मेवार नहीं है, और ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किए गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर अर्थात इस अवधि के अंदर नकद भुगतान कर रहा था तो वहाँ पे फिर से आपको भुगतान करके आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे, ये नहीं कि इंतजार करेंगे सुधार होगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कहा है विज्ञापन प्रकाशित की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि, अर्थात यहाँ पे देखिए 2 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में यहाँ पे किसी भी तरह की संशोधन करने के लिए आयोग स्वतंत्र है, अर्थात कुछ भी चेंजिंग करना चाहे कर सकता है। उसके बाद अंतिम में दिया है अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थी तो अर्थात यहाँ पे फर्म को रिजेक्ट किया जाएगा एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अर्थात बहुत सारे लोग यहाँ पे फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर यहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सभी के सभी लोग पकड़े जाते हैं, इसलिए यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप न भरें। सही डॉक्यूमेंट है आपका निश्चित रूप से जॉब होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्क्स उस हिसाब से होना चाहिए। होता है बहुत लोगों का सरकारी नौकरी होता है जो बिल्कुल फ्री में होता है, ठीक है। आपका सब कुछ सही होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, तब जाके होगा। उसके बाद ये देख लीजिए 28 जुलाई का लेटर है। तो ये रहा बिहार तकनीकी सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। तो अंततः सारे पॉइंट को मैंने बता दिया। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइए, उसको जरूर समाधान देने का प्रयास करूंगा। तो ये रहा बिहार तकनीकी सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में। आशा करो दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।